हेलो दोस्तों, आपका हमारे क्रिकेट जी के जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के भाग 4। संविधान भाग के 4 में हम लोग देखने वाले हैं राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरीके की एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, जो संविधान ने सरकारों यानी सरकारों मतलब केंद्र और राज्य दोनों की बात हो रही है, को कानून और नीतियाँ यानी पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखने को कहा गया है। इसी के बारे में चर्चा की गई है 36 से 51 तक में। और ये अदालत द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 तक के बारे में। एक एक अनुच्छेद को डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 36। इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। यह वही अनुच्छेद है जो 12 में है, और ऑलरेडी हमने अनुच्छेद 12 के बारे में डिटेल्स में पढ़ा रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके उसको देखिए, बहुत डिटेल्स में हमने बता रखा है कि अनुच्छेद 12 में क्या क्या आती हैं और अनुच्छेद एक्चुअली 12 है क्या। सेम वही है, आर्टिकल 36 भी वही है। अब आर्टिकल 37 के बारे में देखते हैं। अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो हम जब बता रहे थे तभी वहाँ बताया कि ये अदालत में ज़बरदस्ती लागू नहीं कराए जा सकते, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई गई हैं ना, उसको आप अदालत में क्लेम नहीं कर सकते हैं। और वही चीज़ समझने वाले हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है? अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। बस आपको यह याद रखना है, अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। क्या चीज़ का चुनौती दे सकते हैं? मान लीजिए सरकार आपको किसी साल सबको रोजगार नहीं दे पाती है, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, तो आप कोर्ट जाकर सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकते कि संविधान में लिखा था कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। यानी आप सोचिए, अगर आपका ये मूल अधिकार में शामिल होता है कि सरकार को नौकरी देना है और नौकरी लेना हमारा मूल अधिकार है, तो पता चले आज की डेट में भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना कि पूरा कोर्ट में लाइन लग जाता है, और वो लाइन सीधा सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक वो लाइन आ जाता है। इतना लंबा लाइन लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आप देखेंगे बहुत बड़े नेता हैं और ये चुनाव में लंबे लंबे फेंकते रहते हैं कि हम 10 करोड़ नौकरी देंगे, हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 10 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई वो नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उनको आप उनके प्रति उनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया है कि आप क्या है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, और जब वक्त आएगा तो अब सरकार को, आपके अंदर पावर है, आप यूथ हैं, आप सरकार को बदल भी सकते हैं, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि इन्होंने वादा किया था और हमको रोज़गार नहीं दिया। ठीक है, आप सरकार को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यही हमारा आर्टिकल 37। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, यानी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, अगर वादा करके भी अगर आपको नौकरी नहीं दे पाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये क्योंकि आपका मूल अधिकार नहीं है। लेकिन आप धरना दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। लेकिन ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो ऐसा चीज़ करे और अलग अलग कंपनियों को लाएँ और ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे जॉब क्रिएट हो, बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो यही था हमारा, अदालत में चुनौती नहीं दे सकती। आर्टिकल 37 यही कहता है कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण और असमानता को कम करना। आप समझिए, वेलफेयर और अनइक्वलिटी को कम करना। ये कैसे कम किया जा सकता है? केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इनका कर्तव्य है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएं जिसमें समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हो, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच, जिससे भेदभाव को भी कम किया जा सके, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई हो रही है उसको भी भरा जा सके। तो इसमें देखिए, इसमें सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी इसमें आपको जस्टिस देना चाहिए। मतलब सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें क्या है कि सोशली जस्टिस दिया जा सके, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। तो इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं देश के अंदर। आप देखे होंगे जब चुनाव होते हैं तो उसमें भी क्या होती है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं SC ST OBC की, जहाँ से केवल उसी वर्ग के लोग लड़ सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर ऐसा नहीं प्रावधान दिया गया होता तो आज ये प्रतिनिधित्व होते ही नहीं, कहीं इनका कहीं पॉलिटिकल चीज़ों में इनका हिस्सेदारी नहीं हो पाता। क्योंकि हमेशा जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा रुपया है, वही लोग हमेशा चुनाव जीत पाते हैं। ये लोग कभी भागीदारी नहीं ले पाते। तो इस तरीके की सरकार हमेशा कानून देखिए इस पर ध्यान देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों लोग ध्यान देती हैं। सामाजिक सोशली, जैसे कि सरकार क्या है कि राशन कार्ड, राशन वगैरह देती हैं। अलग अलग स्टेट में, तो बहुत सारे स्टेट में कहीं 5 रुपये 10 रुपये में खाने वगैरह भी सरकार प्रोवाइड करती है, ताकि गरीब लोग को खाना मिल सके। तो अब अलग अलग कमाने वाले लोग के साथ अलग अलग टैक्सेस भी ले जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सरकार को ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को क्या पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। अब आर्टिकल 39, नीति के कुछ जरूरी सिद्धांत। इसमें क्या है, इस समान काम के लिए समान वेतन। बस इसमें याद रखिए आपको कि नीति के जरूरी सिद्धांत मतलब क्या है कि इसमें समान काम के लिए समान वेतन। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं
आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके साथ कोई लेडीज़ काम कर रही है आपके दफ्तर में, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और वो भी 8 घंटे काम कर रही है, तो दोनों लोग अलग, पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा और महिला है तो उसको कम मिलेगा, या महिला है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो इसमें सिद्धांत दिया गया है कि भाई ऐसी आप पॉलिसी बनाइए जिसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, केंद्र और राज्य सरकार में, बार बार बोल रहा हूँ, केंद्र राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी होती है कि जब भी पॉलिसी बनाए इनको ध्यान में रख के बनाना है कि भाई समान काम के लिए समान वेतन मिलना। लेकिन क्या है कि अभी हम बोले ना कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए, खैर गवर्नमेंट चीज़ों में तो ऐसा होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट चीज़ों में आप जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब है वहाँ निकालेंगे तो वहाँ पे लागू हो गई जाता है। लेकिन आप सोचिए प्राइवेट सेक्टर वगैरह में हो गया, मान लीजिए महिलाओं को बोला कि भाई आप तुम ऑफिस में रहो, लड़का है तो फील्ड में जाएगा, तुमको यहाँ नहीं जाना है, और वो लड़का फील्ड में जा रहा है इस वजह से उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कोई लड़की तो उसको कम पैसा मिल रहा है, तो वो कोर्ट में जाके भी क्या कर लेगी। पहले बोला गया नॉन जस्टिसेबल है, आप अदालत में जाकर चुनौती नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब इसमें टोटली यही ध्यान रखना है कि समान काम के लिए समान वेतन देना, ये हमारा राज्य स्टेट का कर्तव्य होता है। ऐसा नीति बनाए कि मतलब ये फॉलो हो, हर जगह पे फॉलो हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 यही कहता है। और आर्टिकल 39 ये तो हो गया, यही था आर्टिकल 39, समान काम के लिए समान वेतन मिलना। और देश के संसाधनों का सही बंटवारा होना। ये थोड़ा सा इसमें हाइड हो गया, हाँ, देश के संसाधनों का सही बंटवारा होना, मतलब देश में जितनी भी रिसोर्सेज है ना, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका सही से बंटवारा होना, ये भी आर्टिकल 39 में ही है। अब ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं 39A, इसका एक और भाग इसमें है, मुफ्त कानूनी सहायता पाने का भी अधिकार है, यानी गरीबों को न्याय पाने के लिए मुफ्त कानूनी फ्री लीगल एड भी मिलना क्या है, ऐसा नीति एक पॉलिसी बनाए सरकार कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता भी मिले। जैसे इसमें एक लाया गया नालसा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, अगर कोई गरीब व्यक्ति कोर्ट में वकील का खर्च नहीं उठा सकता है तो सरकार उसे अपनी तरफ से सरकारी वकील देती है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन, गांव में पंचायतों को बढ़ावा देना ताकि वे खुद का शासन चला सकें, ये गांधी जी का एक सपना भी था। इस एग्जाम्पल में भारत में लागू पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हर गांव में प्रधान सरपंच के चुनाव होते हैं, ये किसका हिस्सा है, आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, जिसमें आज प्रधान सरपंच के चुनाव होते हैं ना, ये भी आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, काम, शिक्षा, बुढ़ापे, बीमारी में सरकारी मदद का अधिकार। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, जैसे बुढ़ापा हो गया, बीमारी या बेरोजगारी में सरकार से मदद पाने का भी अधिकार इसमें है। जैसे कि वृद्धावस्था में देखोगे आप ओल्ड पेंशन मिलता है, ये भी आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है एक साल में कम से कम। तो ये सरकार की क्या है, मतलब ये, अब देखिए इसमें बोले ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना चला सकती है, पॉलिसी बना सकती है, स्टेट भी पॉलिसी बनाती है, तो कहीं कहीं की स्टेट अपना अपना अलग अलग पॉलिसी बना कर रखे हैं। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, बहुत सारा चीज़ सेंट्रल देती है, जैसे आप देखेंगे सरकारी आवास मिलता है, एक क्या होता है पीएम आवास योजना होता है, और एक होता है स्टेट का भी होता है, तो दोनों लोग इसमें पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन आप वही बात आप याद रखना कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हमको आवास नहीं मिला तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पूरा पूरा उस राज्य पे डिपेंड करता है कि ठीक है उसके पास बजट नहीं हो पाया तो नहीं दे पाया, होगा तो देगा, इस साल नहीं दिया अगले साल देगा, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 42, काम की मानवीय परिस्थितियों एवं मातृत्व राहत, मतलब देखिए ऐसे क्या है कि जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, महिलाओं को डिलीवरी के समय छुट्टी और राहत मिलनी चाहिए। आर्टिकल 42 में देखिए, काम की मानवीय परिस्थितियाँ एवं मातृत्व रहित, मतलब क्या है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई राज्य अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा है, ऐसे कचरा जैसा ऑफिस रखा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो तो उसका कमी है, लेकिन उसको कोशिश करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जहाँ भी वो लोग अपने काम रोजगार, जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल क्या हो, अच्छा हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो वहाँ पे, और ऐसा पॉलिसी बनाएं कि महिलाओं को डिलीवरी के समय छुट्टी और राहत मिलनी चाहिए। ये तो खैर सेंट्रल में देती है, पेटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, ये सब मिलता है, ठीक है। मातृत्व लाभ, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते पेड लीव मिलती है, मतलब छुट्टी में रहते हुए भी उनका पैसा दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 42 ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, कि डिलीवरी, अगर कोई महिला जॉब में है, अगर डिलीवरी के टाइम उसको 26 सप्ताह की पेड लीव मिलती हैं मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट के तहत। अब आर्टिकल 43 क्या बोलता है, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, ये क्या है,
मजदूरों को इतनी मजदूरी मिले कि वो इज्जत से जी सके और गाँव में छोटी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सके। यानी कि एक जो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो कम से कम तो इतना पैसा तो मिलना चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी को इज्जत से जी सकें, अच्छे से खाना पीना खा सके, बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे इसका एग्जांपल है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, KVIC की स्थापना गाँव में देखो बहुत सारे गाँव में खादी उद्योग खोले गए थे। गाँव में चरखा, हथकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, मतलब इसमें यही बोला गया है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। मैंने राज्य में ऐसी पॉलिसी अप्लाई है, केंद्र हो चाहे राज्य हो, आपको ऐसी पॉलिसी लाना है जिससे एक व्यक्ति को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो कम से कम इज्जत से जी सके और गाँव में जो है छोटे एवं घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। अब देखते हैं हम लोग हैं आर्टिकल नंबर 43A। 43A क्या कहता है? उद्योगों में प्रबंधन मजदूरी की भागीदारी। कंपनियों और फैक्ट्रियों के मैनेजमेंट के फैसले में मजदूरों एवं श्रमिकों को भी शामिल करना। यानी कंपनी भी और जो मैनेजमेंट है और कोई फैसला ले रही है तो मजदूरों एवं श्रमिकों को भी उसमें शामिल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्रियों में बनने वाली वर्कर्स यूनियन जो अपनी कंपनी के मालिकों के साथ बैठकर मजदूरों के आज देखिए कि हमारी जो भी कंपनी है, ठीक है, तो अभी देखोगे कभी कभी यूनियन मैनेजमेंट का जब उसमें कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बहस होती है, कुछ यूनियन अपना डिमांड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वर्कर्स यूनियन मैनेजमेंट के साथ बैठ करके क्या करती है, अपने हक के फैसले लेती है। तो ये भी किसमें? आर्टिकल 43A में। ये क्या बोलता है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी। 43B क्या कहती है? 43B सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना, लोगों को मिलजुल कर बिजनेस या समितियाँ बनाने को प्रेरित करना। जैसे क्या है आज के देखने में, देखो अमूल या लिज्जत पापड़, ये सब क्या है? ये सहकारी समितियाँ हैं जहाँ हज़ारों लोग मिलकर काम करते हैं और मुनाफा आपस में क्या कर लेते हैं, बांटते हैं। इसके अंतर्गत ही गाँव में क्या होता है, समूह चला जाता है जिसमें बहुत लोग महिलाएं मिलकर उसमें पैसा देती हैं और जो फ़ायदा होता है आपस में उनको ब्याज के रूप में जो फ़ायदा उनको मिलता है आपस में लास्ट में बंटवारा हो जाता है और फिर वैसे ही चलता रहता है, एक टाइम टू टाइम उसमें बंटवारा होता रहता है पैसे का। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक यानी 44 में देखिए ना, 4 और 4 समान है, इसे याद रखिए, 4 और 4 समान दिख रहे हैं, 4 यानी कि इसको याद रख सकते हैं कैसे? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या है? पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, विवाह, तलाक या संपत्ति और गोद लेने के नियम एक समान होने चाहिए। यानी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, उनके लिए क्या हो? विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के लिए एक समान होने चाहिए। उदाहरण, जैसे गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से ही पुर्तगाली सिविल कोड एक तरह का इस्यू लागू है। हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसे लागू करने के लिए कानून बनाया है। यही कहता है हमारा UCC। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा। ये क्या कहता है? छोटे बच्चों के शुरुआती बचपन की देखभाल और पढ़ाई की व्यवस्था करना। ये माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए, ये तो होता ही माँ बाप का कर्तव्य। ऊपर से सरकार को भी ऐसी योजना बनाना है जिसमें 6 वर्ष से बच्चों की देखभाल की जा सके और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए सरकार, बहुत सारे सरकार क्या चलाती हैं अपने राज्य में, इसके लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों से पॉलिसी बना सकती है। तो अभी देखे होंगे अपने स्टेट में जहाँ आंगनबाड़ी चलाती है, बहुत सारी जगह में सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ छोटे बच्चों को मुफ्त पौष्टिक खाना, शुरुआती ककारा, ये सब क ख ग सिखाया जाता है। उसमें बच्चों को ABCD पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, और इसी के आधार पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी के आधार पे ये आर्टिकल 5 में बोला गया था, आर्टिकल 45 में, कि 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करना है इसमें, यानी कि छोटे बच्चों के शुरुआती बचपन की देखभाल, पढ़ाई की व्यवस्था करना। इसके तहत सरकार ने ऐसी पॉलिसी भी बनाई, सरकार ने ऐसा विचार भी किया और बनाया भी, जिसके तहत आंगनबाड़ी खोले गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे मुफ्त में पौष्टिक खाना भी मिलता है, उनको दरिया मिलता है, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसी को आगे बढ़ा करके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में तहत इसको ऐड कर दिया गया। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल 46 क्या कहता है। ये थोड़ा बार बार हट जा रहा है। आर्टिकल 46, SC ST और कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों में बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाना और उन्हें आगे बढ़ाना। उदाहरण, जैसे दलित आदिवासी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरियां एवं कॉलेजों में मिलने वाली रिजर्वेशन, इसी के तहत दिया गया है आर्टिकल 46 के तहत। आर्टिकल 47, पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार,
नशीली चीज़ों पर रोक लगाना, आर्टिकल 47 कहता है। क्या है? लोगों के खान पान, स्वास्थ्य का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब पर रोक लगाना, जैसे बिहार या गुजरात में लागू शराबबंदी और सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार इससे पॉलिसी बना सकती है। जैसे अभी गुजरात के राज्य ने क्या की, ऐसी पॉलिसी बनाई, और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई यहाँ पे दारू शराबबंदी बंद करना है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, मैंने शुरू में बोला कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप। इसमें आपको जो भी चीज़ मिला है, इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पॉलिसी बना सकती है आपके हितों के लिए, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब क्या है, बिहार गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, हमें क्या है कि शराब बंद करने से हमें हमें यहाँ पे क्या है कि एक तरीके का सोशल जस्टिस मिल रहा है। सरकार को लगा, तो सरकार को अगर सार्वजनिक हितों के किसी काम के लिए अगर कोई चीज़ लागू करना पड़े तो उसमें लागू कर सकता है। यूपी वाला ये नहीं जाके बोल सकता है, झारखंड वाला कि नहीं बिहार में दारू बंद है तो हमारा भी बंद करो, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या है, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें पावर है कि वो चाहेगा तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हमेशा इस बात को आपको माइंड में रखना है। तो अभी बिहार गुजरात राज्य को लगा कि नहीं यहाँ शराब बंद होना चाहिए, तो लोग बंद किए। अब यूपी झारखंड उड़ीसा बंगाल को लग रहा है कि नहीं बंद होना चाहिए, तो नहीं बंद कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। इससे पॉलिसी बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंट्रल स्टेट दोनों को है। अब स्टेट में क्या है, कुछ चीज़ें क्या है कि स्टेट के लिए है तो ठीक है, उस पर स्टेट भी कानून बना सकता है इस चीज़ को लेकर के, शराब के ऊपर। अभी मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि ये राज्य क्यों नहीं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल देता है कि इंडिया में कहीं शराब नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ जो आप पढ़ेंगे ना, जो अनुसूची जो 7 पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ दिखाया गया उसमें कि भाई कुछ चीज़ों पे सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार, कुछ चीज़ों पे दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे, और कुछ पे केवल सेंट्रल ही बना सकती है, कुछ पे केवल स्टेट ही बना सकती है, कुछ पे दोनों मिलकर बना सकते हैं, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात किया गया है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि शराब के ऊपर कानून कौन बनाएगा। अब मान लीजिए हर चीज़ पे सेंट्रली कानून बनाने लगेगा ना, तो एक तरीके से तानाशाही हो जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी नहीं, जितने लोग हैं इंडिया में कहीं भी शराब सारा जगह से बंद करना पड़ेगा। अब वो ठीक है, ये तो खैर कुछ हद तक ठीक भी है। अब मान लीजिए बोल देंगे कि पूरा इंडिया में केवल गेहूँ में बोना है, धान नहीं बोना है। एक तरीके क्या हो गई, तो एक तरीके से गलत हो गई, क्योंकि हर जगह का कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। हर जगह बारिश कहीं कम कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं सिंचाई के साधन कहीं कम है। अब कोई ऐसे ही करके, मतलब इसीलिए क्या है कि हमारे संविधान में अलग अलग कानून बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। स्टेट के लिए अलग पावर दी गई हैं, सेंट्रल के लिए कुछ चीज़ें स्टेट को दी गई हैं, कुछ चीज़ें क्या दी गई हैं, सेंट्रल को दी गई। इसीलिए हमारा संविधान जो है ना, काम करता है एक फेडरल की तरह में। नॉर्मल सामान्य दिनों में एक फेडरल की तरह में काम करता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में क्या हो जाता है, यूनिटरी के रूप में काम करता है। तो संविधान हमारा क्या है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो कुछ चीज़ों पे कानून सेंट्रल बना सकता है, और कुछ चीज़ों में क्या कर सकता है, राज्य ही केवल कानून बना सकता है। अब इसमें राज्य में क्या है कि अभी जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि यूपी में मिल रहा है मिड डे मील या झारखंड में, तो आप बोल देंगे उड़ीसा में बैठ के कि नहीं यहाँ पे मिड डे मील नहीं मिलता, यहाँ पे मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ की राज्य सरकार के पास इतना बजट होगा, लगेगा कि नहीं करना चाहिए तो करेगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। तो आर्टिकल 47 यही था, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। मतलब इसमें कहता है कि खेती और पशुपालन को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना, और गाय बछड़ों और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। ठीक है, यानी कृषि एवं पशुपालन को है जो आधुनिक तकनीकी से जोड़ना, और गाय बछड़ों एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या क्या है, कई राज्यों में लागू गौ हत्या प्रतिबंध, और किसानों को मिलने वाली सस्ते दामों पर खाद एवं ट्रैक्टर की सब्सिडी। यही जैसे कि कई राज्यों में क्या है कि भाई गौ हत्या पर प्रतिबंध कानून सरकार ने बना दिया, गौ हत्या करेंगे तो कानूनी अपराध है, आपको सजा दी जाएगी। और इसके तहत और भी चीज़ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए पशुपालन में तो हो गया। अब किसानी खेती के बारे में, किसानों को मिलने वाली सरकार क्या करती है, बहुत सस्ते दामों पर खाद ट्रैक्टर सब्सिडी वगैरह देती है। ट्रैक्टर वगैरह आप लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट बहुत कम करके लेगी, तो और खाद पर सब्सिडी आपको मिलता ही है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना ही है, आर्टिकल 48। और इसमें ही जोड़ा गया 48A, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। मतलब एक तरीके से तो हम लोग का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण हो, वन हो, वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा। जैसे देश के पर्यावरण को बचाना, जंगलों और जंगलों के जानवरों की रक्षा करना। जैसे एग्जाम्पल में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं इसके अंतर्गत लाई गई। आर्टिकल 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। जैसे राष्ट्रीय, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी
जैसे आप देखोगे बहुत जो ऐतिहासिक स्थल है ना, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना पुलिस लगा के रखी है ताकि लोग उसको कुछ नुकसान ना कर पाएँ, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे जो चीज़ सेंट्रल कंट्रोल है वहाँ सेंट्रल कंट्रोल करके रखी है। तो कुल मिला क्या है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना भी आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 50 मतलब क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। जैसे सरकार को चलाने वाले लोग जैसे आईएएस हो गए, मंत्री हो गए, इत्यादि हो गए, और कोर्ट कचहरी जैसे जज हो गए, कामों को अलग अलग रखना ताकि न्याय और निष्पक्ष हो। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कभी निष्पक्ष न्याय हो ही नहीं पाएगा। उदाहरण मान लीजिए, पुलिस जो कार्यपालिका का हिस्सा है, किसी को सज़ा नहीं दे सकती, और सज़ा देने का हक सिर्फ किसको है? न्यायपालिका को है, ताकि पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके। अगर पुलिस को ही सब कुछ दे दिया जाए, जो पुलिस को दे दिया जाए और भी चीज़ों को दे दिया जाए, तो यही लोग क्या करेंगे? आपका अपराध हो चाहे ना हो, उठा के आपको बोलेंगे आपको सज़ा है। इसलिए क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। भाई आपका काम है सिर्फ, मतलब आपका जो ड्यूटी है आप अपना ड्यूटी करिए, और कानून सज़ा हम देंगे। न्यायपालिका बोलती है सज़ा हम देंगे कि हमको कौन सी धारा लगाना है, क्या करना है, ठीक है। आप जहाँ गलत हो रहा है उसको आप रोकिए, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब दूसरे देशों के साथ अच्छे और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाना। जैसे इसमें क्या है कि भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति, नॉन अलाइन मूवमेंट, और संयुक्त राष्ट्र एवं शांति मिशनों में भारतीय सेना को भेजना। तो यही था हमारा संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निषेधक तत्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बहुत डिटेल्स में बताया है।